नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप आज के दिन देखते हैं, ये सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लाज ये इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो गए? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में? ये थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व किए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्लाज, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाके टहनियां बनती हैं, उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियां बनती हैं। ऐसे ही आगे चलते रहे तो जो टिप आप देखोगे इस पेड़ की, एंड पॉइंट जो है वो आज के दिन मौजूद सारे जिंदा जीव हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी आएगा कि ये जो हमारे पूर्वज थे, इनमें से कुछ इंसान बन गए और कुछ चिंपांजी बने, कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज हो रही है, सभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, जीन्स जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारी जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं और ये वेरिएशंस अक्सर आगे आने वाली पीढ़ियों में भी इनहेरिट करी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है उनकी जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी वो ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशंस होती है, इनमें से कुछ फायदेमंद रहती हैं, कुछ नुकसानदायक रहती हैं अपनी इन्वायरमेंट के चलते। तो कुछ सरवाइव कर पाती हैं, कुछ डाई आउट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, एक जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे होते हैं, 5 में से 4 ब्राउन कलर के होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है। एक ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों के बीच में। इसके चलते इसे एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता, बच जाता है और आने वाली पीढ़ी अब इसकी ग्रीन कलर की होती है। कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। यहाँ पर एक टर्म को यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का मिस यूज करते हैं ये कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बाइसेप्स बड़े बड़े होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, 6 पैक एब्स होंगी, उन्हीं ट्रेड्स का यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ये कहना एक्चुअली में गलत होगा। फिट का मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर बनना नहीं है। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब है जो भी अपनी आसपास की इन्वायरमेंट में सबसे अच्छे से फिट हो पाए। और इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर सिर्फ अपने आसपास का क्लाइमेट और तापमान नहीं है, बल्कि अपने आसपास के रहने वाले प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज भी हैं। एक सिचुएशन में कौन कितना अच्छे से फिट हो पा रहा है। इसीलिए क्या फिट है क्या नहीं, ये टाइम के साथ साथ बदलता भी रह सकता है। डायनासोर्स के समय में कुछ डायनासोर्स इवॉल्व किए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कि उनका साइज बड़ा हो जाए, बाकी और प्रेडिटर से उनका बचना आसान हो जाएगा अगर वो बड़े होंगे तो। लेकिन दूसरी तरफ जब कहीं पर खाने की कमी देखने को मिली तो फिट होने का मतलब था अपना साइज छोटा करना, ताकि आपकी खाने की रिक्वायरमेंट कम हो सके। इसलिए कुछ का एवोल्यूशन हुआ कि वो डायनासोर साइज में छोटे हो जाएं। ऐसे ही कुछ जानवर इवॉल्व किए कि उनकी बॉडी पर ज्यादा बाल हो, ताकि उन्हें ज्यादा इंसुलेशन मिल सके ठंड में। जैसे कि पोलर बेयर्स, इतने बाल होंगे तो ठंड में गर्म रहना आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों जैसे कुछ जानवर इवॉल्व किए कि उनकी बॉडी पर कम बाल हो, ताकि गर्मी में टेम्परेचर रेगुलेट करना आसान हो सके, पसीने आसान होगा। लेकिन समझते हैं कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली हुआ कैसे। एवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहे तो हर किसी में कॉमन एंसेस्टर्स देखने को मिलेंगे। इंसानों और बंदरों का एक कॉमन एंसेस्टर, इंसानों और गाय भैंसों का एक कॉमन एंसेस्टर, सारे जानवरों और सारे पेड़ पौधों का एक कॉमन एंसेस्टर। पीछे हम टाइम में जाते गए तो इस सब की शुरुआत होती है अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन साल पहले।
धरती पर नजारा उस वक्त कुछ और ही था। कोई कॉन्टिनेंट्स नहीं थे अर्थ पर। धरती के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और इसी पानी में लाइफ की शुरुआत होती है। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था? साइंटिस्ट ने एक बड़ा सिंपल नाम दिया है इस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को। इन्होंने इसे बुलाया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, शॉर्ट फॉर्म में हो गया FUCA। उस वक्त कोई जीन्स नहीं थी, कोई DNA नहीं था, बस कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे जो एक RNA में असेंबल हो गए। इस RNA ने एक मॉलिक्यूल बनाया PTC नाम से और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज कर गया, जिससे ये फूका बना। हम सबका ये पहला एंसेस्टर एक सेल भी नहीं था। आज के दिन हम एक सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, लेकिन अगर ये फूका सेल भी नहीं था तो क्या ये एक जिंदा चीज भी थी? ये लिविंग था या नॉन लिविंग था? इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक वायरस को इमेजिन करो। एक वायरस को ना तो लिविंग कहा जाता है ना नॉन लिविंग कहा जाता है। अपने आप में वायरस ग्रो या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी में ना हो। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले फूका इवॉल्व कर जाता है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। इसे हम बुलाते हैं लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं धरती पर, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर था जो कि लूका है। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक माइक्रोब रहा होगा जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फर्क है ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा। यूकैरियोट्स के सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस लूका में करीब 355 जीन्स थी और ये 355 जीन्स हमें आज के दिन हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं जो चीज जिंदा है धरती पर। ये एक बड़ी ही नई डिस्कवरी है। सिर्फ जुलाई 2016 में ही साइंटिस्ट ने इस चीज का पता लगाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ डुसेल्डोर्फ के विलियम मार्टिन ने ये डिस्कवरी करी। इस डिस्कवरी से 4 महीने पहले साइंटिस्ट ने सबसे छोटा सिंथेटिक सेल बनाया जो अपने आप में सरवाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है एक लेबोरेटरी में। उस सेल में 473 जीन्स थी, लेकिन लूका में तो इससे भी कम जीन्स थी, 355। इसलिए लूका को भी हाफ अलाइव ही क्लासिफाई किया जाता है कि प्रॉपरली लिविंग नहीं था वो। साइंटिस्ट का मानना है कि जो वायरसेस हम आज के दिन देखते हैं उनका एवोल्यूशन या तो लूका के पहले शुरू हुआ होगा या तो लूका के साथ वायरसेस ने को इवॉल्व करना शुरू किया होगा, क्योंकि शुरुआत से ही वायरसेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है एवोल्यूशन में। इवन दो कोविड-19 वाला वायरस एक कलंक रहा वायरस की फैमिली पर, लेकिन हमारे आज के दिन जिंदा रहने के लिए सबको किसी न किसी प्रकार के वायरसेस की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। पर आए तो लूका का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिला सेल डिवीजन के द्वारा, और काफी मिलियंस ऑफ सालों बाद एवोल्यूशन हुआ जब लूका 2 में ब्रांच आउट कर गया। बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। बस फर्क ये है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मामले में इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कई बिलियन साल आगे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है एवोल्यूशन के चलते, साइनोबैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एंड प्रोडक्ट यहां पर निकलता है ऑक्सीजन। तो जब ढेरों ऐसे साइनोबैक्टीरिया समुद्र में मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीजन हवा में रिलीज होती है। इस इवेंट को बुलाया जाता है द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, और इसी के बाद ही धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये इवेंट हुआ था आज से करीब 2.2 बिलियन ईयर्स पहले। तो एवोल्यूशन होती है यहाँ पर डीएनए को और स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड बनाने की कोशिश करी जाती है, और इसी के चलते सेल में एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर एक जगह पर डीएनए को रखा जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमें न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया था साइटोप्लाज्म, वहां पे भी एवोल्यूशन देखने को मिलती है। कुछ टाइप का साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। यही कारण है कि सारे पेड़ पौधे आज के दिन फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और यहां से जन्म होता है प्लांट किंगडम का। दूसरी तरफ क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर मौजूद थी एटमॉस्फेयर में, तो एक प्राचीन बैक्टीरिया सोचता है क्यों ना इस ऑक्सीजन को कुछ काम पर लाया जाए, क्यों ना मैं इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूं एनर्जी जनरेट करने में। और यहां शुरुआत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये बैक्टीरिया जाकर एक और आर्किया के अंदर डेवलप होना शुरू होता है, और यहां जन्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे हम आज के दिन बुलाते हैं एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। सारे यूकैरियोट्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आगे चलकर ये यूकैरियोट्स 3 और सब ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाते हैं, एनिमल किंगडम, फंगाई किंगडम और एल्गी किंगडम। एल्गी किंगडम को प्रोटिस्टा भी बुलाया जाता है।
यहाँ आप विजुअलाइज कर सकते हो कि हमारा ट्री ऑफ लाइफ जन्म ले रहा है। पहले 3 ब्रांचेस हैं, बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्किया, और फिर ये यूकैरिया के ब्रांचेस निकलते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और एल्गी। साइंटिस्ट के बीच में अभी भी ये चर्चा का मुद्दा है कि आर्किया से यूकैरियोट्स निकले या फिर आर्किया और यूकैरियोट्स 2 सेपरेट ब्रांचेस हैं जिनका एक कॉमन एंसेस्टर था। ये सब सुनकर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी दोस्तों कि भाई कहाँ हमने बंदरों से इंसानों के बनने की बात करी थी और यहाँ हम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ही लगे हुए हैं। कहाँ कुछ लोगों को शर्म आती है कि इंसान बंदरों से रिलेटेड है और यहाँ तो हम बैक्टीरिया से आगे नहीं बढ़े हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन यही सच है दोस्तों, आज के दिन भी हमारी बॉडी के अंदर 39 ट्रिलियन माइक्रोब्स एक बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें से सिर्फ 43% सेल्स ही इंसानों के सेल्स हैं। बाकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और आर्किया के सेल्स मौजूद है हमारे अंदर। कहानी पर वापस आए तो करीब 900 मिलियन साल पहले मल्टी सेल्यूलर लाइफ का जन्म होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण एवोल्यूशन है। सर्वाइवल के लिए देखा जाता है कि सर्वाइव करना ज्यादा आसान है अगर सेल्स एक ग्रुप में रहे। अकेले अकेले यूनिसेल्यूलर होने की जगह साथ में मल्टी सेल्यूलर बने तो उनका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। करीब 555 मिलियन ईयर्स पहले हमें एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलता है सारे जानवरों का। इसका नाम है इकारिया वारियूटिया और इसका साइज एक चावल के दाने से भी छोटा। ये एक बायलैटरल वॉर्म था जिसका एक आगे का साइड एक पीछे का साइड भी था। बायलैटरल का मतलब सिमिट्री होती है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सिमिट्रिक होगा जानवर, यानी सभी जानवरों में एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है और वो दोनों साइड एक दूसरे से सिमिलर होती है। बहुत कम एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे कि एक स्टारफिश जिसमें बायलैटरल सिमिट्री की जगह रेडियल सिमिट्री होती है। सारे जो जानवर होते हैं वो बायलैटरल होते हैं, इंसान हो, सुअर हो, स्पाइडर हो, बटरफ्लाई हो। तो साइंटिस्ट को साउथ ऑस्ट्रेलिया में ये फॉसिल्स मिले और इन्होंने फॉसिल्स की जब डेटिंग करी तो पाया कि ये एक कोई क्रीचर था जो 555 मिलियन ईयर्स पुराना था और ये बायलैटरल भी था। तो अभी तक का ये सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म बन गया है जो डिस्कवर किया गया, इसलिए इसे माना जाता है सारे एनिमल्स का एंसेस्टर। फिर डेवलपमेंट शुरू होती है दोस्तों एक वर्टिब्रेट की, यानी एक स्पाइन की। सारी मछलियां, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है। पहली स्पाइन की डेवलपमेंट होती है 480 मिलियन ईयर्स पहले। एक तरह की मछली थी आरेंडेस्पिस नाम से। फिर डेवलपमेंट शुरू होती है 4 पैरों की। जिन जिन जानवरों में 4 पैर होते हैं उन्हें टेट्रापॉड्स बुलाया जाता है और ये डेवलपमेंट भी पानी के अंदर ही होती है। अभी तक हम इस कहानी में जमीन पर नहीं आए हैं। 375 मिलियन ईयर्स पहले ये मछली पाई जाती है जिसे नाम दिया गया है यूस्थेनोप्टेरॉन। ये करीब 6 फीट लंबी मछली जिसका जबड़ा बहुत ताकतवर था, दांत बहुत नोकीले थे और इसे कनेक्शन बताया जाता है आज के दिन सारी मछलियों और लैंड वर्टिब्रेट्स के बीच में। फिर एक दिन एक मछली के